हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में राम रहीम सीरीज की अगली कॉमिक सिरफिरा वैज्ञानिक। सिरफिरा वैज्ञानिक डबल सीक्रेट एजेंट 001/2। राम रहीम लेखक, विमल चटर्जी चित्र, त्रिशूल कॉमिको। यह विश्व के जाने माने किंतु भारतवासी प्रोफेसर प्रदीप शर्मा की विशाल प्रयोगशाला है, जिसकी सुरक्षा के लिए थल सेना हमेशा सजग रहती है। भारत सरकार की अपने उच्च कोटि के वैज्ञानिक प्रदीप शर्मा पर नाज है, क्योंकि प्रोफेसर शर्मा अपने बहुत से अद्भुत एवं आश्चर्यजनक आविष्कारों से संपूर्ण विश्व के सामने भारत का मस्तक ऊंचा कर चुके हैं। आजकल भी प्रोफेसर शर्मा एक महत्वपूर्ण प्रयोग में दिन रात कार्य कर रहे थे। भारत सरकार को विश्वास था कि जिस दिन यह प्रयोग पूरा हो जाएगा, उस दिन संपूर्ण विश्व एक बार फिर दांतों तले उंगली दबा लेगा। वैसे तो भारत सरकार ने प्रोफेसर के उस आविष्कार को गुप्त रखने की भरपूर चेष्टा की थी, लेकिन फिर भी न जाने कैसे भारत की उन्नति से ईर्ष्या रखने वाले कुछ देशों को उस प्रयोग की भनक लग गई और वे उसे उड़ाने की फिराक में लग गए। उन देशों में एक अमेरिका भी था, सॉरी जमैरिका भी था। जमैरिका सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर में एक दिन मिस्टर टोश उर्फ एजेंट 333, हमने तुम्हें इस बार एक अत्यंत ही खतरनाक मिशन पर भेजने के लिए बुलाया है। आदेश करें चीफ, मुझे खतरनाक कामों से प्यार है। तुम्हें इस बार भारत जाना होगा एजेंट 333, और वहां से एक फॉर्मूला उड़ा कर लाना होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि भारत के एक महान वैज्ञानिक प्रोफेसर प्रदीप शर्मा आजकल एक ऐसी किरणों की इजाद करने में जुटे हुए हैं, जिससे पलक झपकते ही बड़ी से बड़ी पहाड़ी को राख के ढेर में बदला जा सकता है। धरती में गहरी से गहरा गड्ढा किया जा सकता है। बड़े से बड़े एवं विशाल से विशाल सागर को पलक झपकने से पहले ही उन किरणों द्वारा सुखाया और बंजर भूमि को खेती लायक बनाया जा सकता है। असंभव। मैं ऐसे आविष्कार पर विश्वास नहीं कर सकता। इस प्रकार की किरणों की इजाद कोरी कल्पना है और इसके विषय में सोचना कोरी मूर्खता है। बौखलाओ मत एजेंट टोरा टोश। ताजा रिपोर्ट के अनुसार हिंदुस्तान का वह आला दिमाग प्रोफेसर शर्मा सचमुच इस कोरी कल्पना को सार्थक करने जा रहा है। वह उन किरणों का आविष्कार लगभग पूरा भी कर चुका है। ओ माय गॉड! तब तो ये विश्व के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि और विश्व का 10वां आश्चर्य होगा। बिल्कुल ठीक। इसलिए हमारी सरकार चाहती है कि इससे पहले कि प्रोफेसर शर्मा अपना आविष्कार पूरा करके उसका फॉर्मूला अपनी सरकार को सौंपे, वह फॉर्मूला हमारे देश पहुंच जाए। अब इस बात का तुम स्वयं ही अंदाजा लगा सकते हो कि उस अद्भुत एवं चमत्कारिक किरणों के फॉर्मूले के हमारे देश के हाथ लगने पर हमारे देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति कितनी सुदृढ़ हो सकती है। मैं अपने देश की उन्नति और अच्छाई के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ चीफ। आप आदेश करें, मुझे भारत कब जाना होगा? कल रात के प्लेन से। उस प्लेन की टिकट और आवश्यक कागजात इस लिफाफे में है। लो, इसे संभाल कर रख लो। ओके चीफ, अब मुझे आगे दीजिए। जाओ, मुझे विश्वास है हमेशा की तरह इस बार भी तुम अपने मिशन में सफल होकर लौटोगे। धन्यवाद चीफ। अब मैं जाकर जाने की तैयारी करता हूँ। और हाँ, प्रोफेसर शर्मा और उनकी प्रयोगशाला की विस्तृत जानकारी आज रात ही तुम तक तुम्हारे फ्लैट पर पहुंच जाएगी, जिसका अध्ययन भी कर लेना। विश यू गुड लक। और अगली रात एक यात्री वाहक विमल विमान आज अमेरिका के एयरपोर्ट से भारत के लिए रवाना हुआ। इस विमान में अमेरिका का खतरनाक एजेंट टोरा और 333 भी सवार था। इधर भारत में प्रोफेसर शर्मा अपने आविष्कार का अंतिम परीक्षण कर रहे थे। यदि यह चट्टान मेरे आविष्कारित आविष्कारित किरणों से राख बन गई, तो समझूंगा मेरा आविष्कार सफल रहा। प्रोफेसर शर्मा ने मशीन में लगे एक बटन को जैसे ही दबाया, बिजली जैसी कौन के साथ ही मशीन के आगे लगी नली से नीले रंग की किरणें निकलकर सामने स्टूल पर रखी चट्टान से टकराई और वाह, एक्सीलेंट! कुछ क्षणों बाद कुछ क्षणों तक आग की लपटों में घिरे रहने के बाद वह चट्टान राख के एक छोटे से ढेर में बदल गई। वेरी गुड, मेरे प्रयोग पूरी तरह सफल रहा। बस अब इन एक्स किरणों को भारी तादाद में तैयार करना है। उसके बाद ये किरणें ऊंचे से ऊंचे वो बड़े से बड़े पहाड़ को भी राख के ढेर में बदलने में सक्षम होंगी। तभी, सर, कोई डॉक्टर शंभू दयाल आपसे मिलना चाहते हैं। डॉक्टर शंभू दयाल? सहसा उनकी आंखों के सामने एक परिचित चेहरा घूम गया। ओह, तुम!
चलो मैं अभी आता हूँ। राइट सर। आगंतुक प्रोफेसर शर्मा का विश्वसनीय सेक्रेटरी तथा सहायक था, लेकिन उसे भी प्रोफेसर ने अपने प्रयोग की हवा नहीं लगने दी थी। सहायक के जाने के बाद डॉक्टर शंभू तो 5 वर्ष से जर्मनी में थे, फिर आज अचानक। डॉक्टर शंभू प्रोफेसर शर्मा के घनिष्ठ मित्रों में से एक थे, लेकिन जब जब से डॉक्टर शंभू जर्मनी गए थे तब से आज तक उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। इस बीच 5 साल का लंबा अरसा बीत चुका था। प्रयोगशाला के ही एक हिस्से में प्रोफेसर शर्मा का निवास स्थान था, जहां वे अपनी इकलौती बेटी लता के साथ रहते थे। घर का सारा कामकाज नौकर चाकर ही करते थे, क्योंकि प्रोफेसर की पत्नी का देहांत हुए 1 साल बीत चुका था। सॉरी, 10 साल बीत चुके थे। अपनी प्रयोगशाला से निकलकर प्रोफेसर सीधे अपने ड्राइंग रूम में पहुंचे। हेलो प्रोफेसर। बैठो भाई। वैसे मुझे तुम्हारे आज अचानक आगमन पर आश्चर्य है। तुम तो जर्मनी गए हुए थे ना? हाँ, लेकिन अब अमेरिका से आ रहा हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं जर्मनी में 2 साल रहने के बाद अमेरिका चला गया था, कल ही यहाँ आया, लेकिन जल्द ही लौटना है, इसलिए सोचा क्यों ना आज ही तुमसे मुलाकात कर लूं। ये तुमने ठीक किया, लेकिन आजकल तुम कर क्या रहे हो? अरे भाई, करना क्या है, बस वही एक पुराना रोग है, पेड़ पौधों और जड़ी बूटियों पर अनुसंधान करना। सो आज भी वही कर रहा हूँ। लगता है सारी जिंदगी इसी रोग में गुजर जाएगी। हाँ, वास्तव में शंभू, तुम इन 5 सालों में जरा भी नहीं बदले। लेकिन प्रदीप, तुम काफी बदल गए हो। यानी इतनी देर मुझे आए हुए हो गई, लेकिन तुमने सिवाय बातों के अभी तक कुछ पिलाना तो दूर पूछा भी नहीं। ओह, मैं तो भूल ही गया था। बोलो, क्या पियोगे? गरम या ठंडा? बस बस, अब रहने दो, मुझे जल्दी ही जाना है। किसी दिन फिर आकर पी लूंगा। तुम ये बताओ कि आजकल किस प्रयोग में जुटे हुए हो? किसी भी प्रयोग में नहीं, आजकल आराम कर रहा हूँ। प्रोफेसर शर्मा ने जानबूझकर अपने प्रयोग की बात छुपाई थी। मैं विश्वास नहीं कर सकता, तुम आराम करने वाले इंसानों में नहीं हो। तब तुम ये भी जानते होगे कि मैं आधा काम करने मैं ज़्यादा काम करने वालों में से नहीं हूँ। वैसे यह सच है कि कि मैं काफ़ी दिनों से बीमार चल रहा हूँ, इसलिए डॉक्टर के कहने पर पूरी तरह आराम कर रहा हूँ। चलो भाई, तुम कहते हो तो विश्वास किए लेता हूँ कि तुम इस समय भी अपनी प्रयोगशाला से आराम करके ही यहाँ आ रहे हो। अपनी चोरी पकड़े जाते देख प्रोफेसर शर्मा ने तुरंत ही कुछ कहते नहीं बन पड़ा। कुछ अनौपचारिक बातें करने के पश्चात, अच्छा भाई, अब मुझे आज्ञा दो, मौका मिला तो फिर आऊँगा। अरे इतनी जल्दी? तुमने तो कुछ खाया पिया ही नहीं। ये काम तो मैं पहले ही किसी यह काम तो मैं पहले ही किसी और दिन के लिए छोड़ चुका हूँ। ओके, फिर मिलेंगे। और प्रोफेसर को असमंजस में छोड़ डॉक्टर शंभू दयाल कमरे से बाहर निकल गए। इधर एक रविवार को राम रहीम पिकनिक मनाने के लिए समुद्र के तट पर पहुंचे। राम भैया, मान लो इस समय समुद्र से किसी की लाश निकल आए, तो यहाँ मौजूद लोगों की क्या हालत हो? तुम हर समय मनहूसियत वाली बातें मत किया करो। आजकल हमारे शहर में जो शांति बनी हुई है, उसे बनी ही रहने दो। लेकिन भैया, मुझे तो इस शांति के पीछे एक भयानक तूफान घिरा महसूस हो रहा है। न जाने कई दिनों से क्यों मेरे दिल में यह विचार बार बार आ रहा है कि जल्दी हमारे शहर में कोई भयानक घटना घटने वाली है, जिसकी शुरुआत उसी समुद्र से होगी। हम्म। तो तुम इसलिए जिद करके आज मुझे ये तफरी कराने लाए हो? ओह नो! ऐसी कोई बात नहीं है, राम भैया। बहुत दिन हो गए थे समुद्र की लहरों को देखे, इसलिए मैंने आज यहाँ पिकनिक का प्रोग्राम बनाया था। क्या तुम्हें यहाँ का वातावरण अच्छा नहीं लग रहा? लग रहा था, लेकिन तुम्हारी बातों से सारा मूड ऑफ हो गया। चलो, अब घर वापस चलो। काफ़ी बोर हो लिया मैं तुम्हारे साथ। अरे, अरे! ये अचानक क्या हुआ तुम्हें? क्या मुझसे नाराज़ हो गए तुम? राम बिना कोई उत्तर दिए एक तरफ खड़ी अपनी मोटरसाइकिल की ओर बढ़ गया। अरे, अरे भैया, रुको तो सही, मैं भी आ रहा हूँ। तभी बचाओ! हे भगवान! अरे बाप रे! आई बचाओ! अगले ही पल वहां एकदम आतंक सा छा गया। उफ बेचारी, बचाओ! रहीम, उसके प्राण खतरे में हैं। हमें उसकी मदद करनी चाहिए, चलो। लेकिन भैया, हम उस विशालकाय व्हेल से किस प्रकार मुकाबला करेंगे? वो हमें भी निगल जाएगी। लेकिन राम ने रहीम की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और पूरी शक्ति से वह समुद्र की ओर दौड़ पड़ा। रुक जाओ भैया! जानबूझकर मौत के मुंह में छलांग लगाने की मुक्ता मत करो। बको मत बुजदिल। राम ने दौड़ते हुए ही समुद्र में छलांग लगाई और पूरी तेजी से तैरता हुआ उस स्त्री की ओर बढ़ने लगा, जो मौत और जिंदगी के बीच झूलती हुई किनारे पहुंचने की चेष्टा कर रही थी, जबकि वेल उसे निगलने के लिए बिल्कुल उसके निकट आ चुकी थी। राम के पीछे पीछे रहीम ने भी पानी में छलांग लगाई, लेकिन इससे पहले कि दोनों में से कोई भी उस युवती की मदद के लिए उसके निकट पहुंच पाता, आई! उफ! ओह!
व्हेल उस युवती को निकलकर पानी में डुबकी लगा गई। अफसोस है कि हम उसे नहीं बचा सके। चलो, पुलिस को फ़ोन करके सारी स्थिति से अवगत कराते हैं। ठीक है, चलो। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस कुछ विशिष्ट गोताखोरों के साथ वहां पहुंच गई। आप लोग उस व्हेल को तलाश कर उसे खत्म करने की कोशिश करें ताकि पुनः ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न होने पाए। बहुत अच्छा ऑफिसर। तैराकों ने उस व्हेल को तलाश करने की पूरी कोशिश की, परंतु उन्हें वह व्हेल पानी के भीतर और बाहर दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं पड़ी। हताश पुलिस वाले व गोताखोर तैराकों के साथ राम रहीम भी वापस लौट पड़े। देखा रहीम, कभी कभी मुंह से निकली बात कितनी सच हो जाती है। हाँ भैया, देख लिया। अब तो मुझे भी विश्वास होने लगा कि जल्दी हमारे शहर पर कोई नई एवं भयानक मुसीबत आने वाली है। ओहो! अगले दिन के तमाम समाचार पत्र इसी घटना से भरे पड़े थे। रहीम, क्या तुम जानना चाहोगे कि वह युवती कौन थी, जिसे व्हेल खा गई है? हाँ, कौन थी वह बेचारी? हमारे देश के महान वैज्ञानिक प्रोफेसर प्रदीप शर्मा की इकलौती बेटी लता शर्मा। क्या? लेकिन इससे पहले कि रहीम कोई प्रश्न कहता, शामू काका वहां आकर बोले, राम बेटा, तुम्हारा फोन है। ओह रहीम, तुम यहीं बैठो, मैं फोन सुनकर अभी आता हूँ। ठीक है। हेलो, राम स्पीकिंग। मैं चीफ मुखर्जी बोल रहा हूँ। राम बेटे, तुम रहीम के साथ तुरंत हेडक्वार्टर पहुंचो। खैरियत तो है ना चीफ अंकल? यह अचानक बुलाने का कारण? मैं फोन पर कुछ नहीं बताना चाहता, यहाँ पहुंचो फिर बताऊंगा। चीफ की ओर से संबंध विच्छेद होते ही राम ने रिसीवर कैडल पर रखा और रहीम के पास पहुंच गया। किसका फोन था भैया? चीफ का। फटाफट तैयार हो जाओ, उन्होंने हमें इसी समय बुलाया है। कुछ ही देर बाद दोनों मोटरसाइकिल पर सवार हो हेडक्वार्टर की ओर उड़े जा चले जा रहे थे। लगता है फिर कोई नया केस हेडक्वार्टर में हमारा इंतजार कर रहा है, वरना चीफ अकारण ही हमें बुलाने वाले नहीं। वह तो ठीक है रहीम, लेकिन मुझे तुम्हारी बात पर अब पूरी तरह सोचना पड़ेगा। कहीं वास्तव में ही तो हमारे शहर पर कोई भयानक मुसीबत नहीं आने वाली। लगभग 20 मिनट के बाद वे बाल सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर में चीफ मुखर्जी के सामने थे। गुड मॉर्निंग चीफ। गुड मॉर्निंग, बैठो। अब बताइए चीफ, आपने ये अकस्मात हमें कैसे बुलाया? तुमने आज का अखबार तो पढ़ा होगा जिसमें वेल द्वारा एक लड़की को निकल जाने की खबर छपी है। हमने ये समाचार केवल पढ़ा ही नहीं, बल्कि हम इस हादसे को भी हम अपनी आंखों से देखा है। अफसोस तो हमें इस बात का है चीफ कि हम मिस लता शर्मा की कोई मदद नहीं कर सके। फिर राम ने उन्हें गत दिवस की सारी घटना कह सुनाई। सुनकर चीफ मुखर्जी का चेहरा अत्यंत गंभीर हो उठा। क्या बात है चीफ, या आप एकाएक गंभीर क्यों हो गए? बात ही कुछ ऐसी है बेटे। दरअसल उस व्हेल द्वारा की गई वह पहली ही घटना नहीं है। वह अब तक कई देशों के जहाजों को भी संपूर्ण समूचा निगल चुकी है। ये आप क्या कह रहे हैं चीफ? भला एक व्हेल समूचे जहाज को निगल जाए, ये कैसे संभव हो सकता है? विश्वास करो राम, मैं जो भी कह रहा हूँ वह सत्य है। इंटरपोल पुलिस भी की भी यही रिपोर्ट है और इस बात के कुछ प्रत्यक्षदर्शी गवाह भी हैं। हाँ, हमारे देश में लड़की को निकलने वाली यह प्रथम घटना है। ओह! क्या आप ये बताने का कष्ट करेंगे कि इस व्हेल ने अब तक किन-किन देशों के जहाज़ों को अपना शिकार बनाया है? फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, चीन और जापान। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वह व्हेल साधारण नहीं है। ज़रूर इसके पीछे कोई बहुत गहरा रहस्य छिपा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं मनोज कॉमिक्स में राम रहीम सीरीज़ की कॉमिक सिरफिरा वैज्ञानिक के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।